अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मसला कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं बल्कि ये एक आलमी मसला है। 55 साल बाद मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के अहम तरीन इजलास ने भारत पर यह वाज़े कर दिया है। सलामती काउंसिल के इस मुशावरती इजलास के बाद भारत को समझ लेना चाहिए कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर को अंदरूनी मसला करार दे सकता है, ना ही मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक कोई यकतरफा फैसला ले सकता है। न्यूयॉर्क में मसला कश्मीर पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास कल 1.5 घंटे तक जारी रहा। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान ने 5 दिहाइयों बाद मकबूजा कश्मीर के मसले पर तवील बहस की। यह पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम पर लेके जाने में कामयाब रहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अहम पेशरफ्त को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती फतह करार दिया है। कल जो इजलास हुआ, जो कि एक तारीखी इजलास था सिक्योरिटी काउंसिल का, एक गैर मामूली नौइयत का इजलास था और चौंक गया हिंदुस्तान कि ये क्या हुआ। और हिंदुस्तान ने कोशिश की हद्दुल वसा, और मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि उन्होंने किस किस ताकत से क्या क्या राब्ते और क्या क्या उन्हें कहा, ये मौका नहीं है। लेकिन उनके नुक्ते नज़र को मुस्तरद किया गया, पाकिस्तान के 13 अगस्त के ख़त को अहमियत दी गई और इजलास मुनक्किद हुआ। कल सलामती काउंसिल के बंद कमरा मुशावरती इजलास के बाद रुकन ममालिक की मुश्तरका लाएअमल या जॉइंट स्टेटमेंट पर तो इत्तेफाक ना हो सका, मगर सलामती काउंसिल के इस इजलास ने यह वाज़े कर दिया है कि मसला कश्मीर एक बैनुल अक़वामी मसला है और मकबूजा कश्मीर में भारत के यकतरफा इक़दामात से खित्ते और आलमी अमन को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। इस इजलास से पहले सबकी नजरें इस बात पर थी कि बंद कमरा इजलास में अमेरिका, रूस, बरतानिया, चीन और फ्रांस इस मसले पर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं और अब इस हवाले से अहम सामने आ रही हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सलामती काउंसिल के रुकन मुमालिक इस बात पर जोर देते नजर आए कि पाकिस्तान और भारत दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए मसले का पुरअमन हल निकालें। रुकन मुमालिक के दरमियान इजलास के बाद मुश्तरका बयान जारी करने पर बहस हुई, मगर मुश्तरका बयान की लफाजी पर इत्तफाक ना हो सका, जिसकी वजह से बयान जारी नहीं किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इजलास में चीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि सलामती काउंसिल इस मसले पर वाज़े मौक़िफ़ अपनाए और भारत के खिलाफ बयान जारी करे, जबकि भारतीय सहाफ़ियों की ही मुताबिक इस मसले पर बरतानिया ने हैरानकुन तौर पे चीन की हिमायत की है। बरतानिया भी यह चाहता था कि इस मसले पर वाज़े मौक़िफ़ अपनाया जाए। अहम बात यह है कि रूस ने इस मसले पर मुश्तरका बयान जारी करने से तो इख्तलाफ किया, मगर इजलास के बाद रूसी सफीर के बयानात ने भारत के मौक़िफ़ की मुकम्मल तौर पर नफी कर दी है। रूसी सफीर ने अपने ट्वीट्स में मसला कश्मीर के हल के लिए यूएन चार्टर और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का जिक्र किया है, जिससे भारतीय मीडिया और भारत में मुख्तलिफ हल्के परेशान हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस भी दुनिया के सबसे बड़े सिफारती फोरम पर मसला कश्मीर ज़ेरे बहस आने को पाकिस्तान की कामयाबी और भारत की तारीखी नाकामी करार दे रही है। कांग्रेस रहनुमा कह रहे हैं कि बीजेपी की पॉलिसीज की वजह से मसला कश्मीर एक आलमी मसला बन गया है। यकीनन पाकिस्तान की अहम सिफारती कामयाबी है कि दिहाइयों बाद मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल में ज़ेरे बहस लाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी सलामती काउंसिल में मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर बहस का खैर मकदम करते हुए कहा है कि सलामती काउंसिल का इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की दोबारा तौसीक है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी सलामती काउंसिल के इजलास को पाकिस्तान की कामयाबी करार देते हुए दफ्तर खारजा में कश्मीरी सेल बनाने का ऐलान किया है। ये भी फैसला किया गया कि हमें अपने लॉबिंग एफर्ट को मज़ीद बढ़ाना होगा। फॉरेन ऑफिस में हम एक कश्मीर सेल तश्कील दे रहे हैं। मैन पावर बढ़ानी होगी, एफर्ट बढ़ाना होगा और एक फोकस्ड अप्रोच हमें लेकर आगे बढ़नी होगी। मैंने फैसला किया है कि जो हमारे की कैपिटल्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ अपनी एम्बेसीज के अंदर हम एक कश्मीर डेस्क तश्कील देंगे, ताकि ये जो हमारा एफर्ट है, हर एम्बेसी में हमारा एक फोकल पर्सन मौजूद हो, इस एफर्ट को और इस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को आगे लेकर चलने के लिए। दफ्तर खारजा में कश्मीर सेल और सफारत खानों में कश्मीर डेस्क का क़याम अहम फैसला है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इन कोशिशों से कश्मीर कॉज को मजीद तक़वियत दी जा सकती है। दूसरी तरफ DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दुनिया को आज इसी खतरे से आगाह किया है जिस खतरे का जिक्र वजीर आज़म इमरान खान बार बार कर चुके हैं।
भारत मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, ये कहना था आज डीजी ISPR का। कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पुलवामा की तरह वो कर सकते हैं और उसको बुनियाद बनाकर LOC के पार पाकिस्तान की तरफ कोई एक्शन कर सकें। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी मुसल्लह अफवाज जो हैं वो तैयार हैं। इंशाअल्लाह अगर कोई ऐसा मिसएडवेंचर या अग्रेशन इंडियन फोर्सेस ने करने की कोशिश की तो आपकी सपोर्ट से अफवाज पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देंगे। डीजी ISPR बता रहे हैं कि भारत LOC के इस तरफ भी कोई कार्रवाई कर सकता है, मगर ऐसी किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने आज ये भी वाजे किया है कि अगर किसी ने LOC के उस पार जाकर खुद कोई कार्रवाई की तो वो पाकिस्तान और कश्मीर कौज से गद्दारी होगी। जितनी फोर्सेस इंडिया की मकबूजा कश्मीर में मौजूद हैं, नियर 900,000, उनकी मौजूदगी में और स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल से ऑनवर्ड उनका जो अपना डिफेंसिव सिस्टम है लेयर्ड, अगर उनके मुताबिक कोई एक बंदा भी पार करता है तो पहले तो ये उनका फेलियर है। दूसरी बात ये कि जिस किस्म के हालात हैं, जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर की ह्यूमन राइट वायलेशन जो है दुनिया की नज़र में आ रही हैं, तो ऐसा कोई भी एक्शन अगर पाकिस्तान की तरफ से होता है इंडिविजुअली या किसी और तरीके से, तो हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान से और कश्मीर कौज से गद्दारी होगी। तो इस प्रोपेगेंडे को हम रिजेक्ट करते हैं कि कोई LOC की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। डीजी ISPR इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इससे सिफारती कोशिशों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान मसला कश्मीर के लिए पहले ही भरपूर सियासी और सिफारती जंग लड़ा है। पाकिस्तान इस हवाले से मजीद क्या कर सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तस्नीम असलम साहिबा, दफ्तर ख़ारजा की साबिक तर्जुमान। बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान के लिए कामयाबी है कि इतने सालों के बाद, 50 साल से ज़ायद के बाद, ये मसला जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया है और पाकिस्तान इसको अपनी सिफारती कामयाबी के तौर पे देख रहे हैं। आप मुतमईन हैं इसका आउटकम से, या आप समझती हैं कि कुछ और भी हो सकता था? मिसाल के तौर पे अगर एक स्टेटमेंट आ जाता तो पाकिस्तान की ज़्यादा बड़ी वो कामयाबी समझी जाती। नहीं, ज़ाहिर है कि आइडियली तो हम जो सिचुएशन है इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जो लोगों के साथ वहाँ हो रहा है, और अभी तो बहुत पता भी नहीं चल रहा, बाय रिपोर्ट्स भी नहीं आ रही कि एक्चुअली लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो अगर जो लोग बहुत चैम्पियन बनते हैं ह्यूमन राइट्स के और ह्यूमन राइट्स का प्रिटेक्स्ट बना के मुल्कों में इंटरवीन करते हैं, उनको उन पे हमले करते हैं, कितना अच्छा होता कि अगर वो इस पे एक रेजोल्यूशन ले आते या एक स्टेटमेंट, कम से कम एक स्ट्रॉन्ग सी स्टेटमेंट आ जाती। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो पॉलिटिक्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एजेंडास हैं, इसलिए वो उन मुल्कों से एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी हमारी के होगा। लेकिन ये फैक्ट के 50 साल के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन को डिस्कस किया और कुछ ऐसे ममालिक जिन पे इंडिया का बहुत इन्हसार था कि वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, उन्होंने जिस तरह की क्लियर पोजीशन, प्रिंसिपल पोजीशन ली, ये हमारे लिए एक और कश्मीरियों के लिए एक कामयाबी है। लेकिन ये पहला कदम है। जो कश्मीर में हो रहा है उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म सस्टेन एफ़र्ट करनी होगी और बहुत साबित कदम रहना होगा। कश्मीरियों को भी मज़ालिम के सामने डटे रहना होगा, तभी कामयाबी नसीब होगी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान हर रोज़, ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी ये प्रायोरिटी है हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी की, और हर रोज़ इस पे गौर व फ़िक्र होता है और क्या और स्टेप लिए जाने चाहिए। वो रोज़ाना की बेसिस पे आप देख रहे हैं कि चीज़ें हो रही हैं। ज़ाहिर है कि एक दिन में एक जो हम देख रहे हैं कि पिछले 15 साल में, 16 साल में जो एक बैलेंस ऑफ पावर बना है, जिस किस्म की अलायंसेस बनी हैं, जो लोग नेचुरल अलायंस बने हैं, उनके सामने कोशिशें जारी रखनी होंगी ताकि वो उससे हट के थोड़ी सी, प्रिंसिपल्स तो खैर एक्सपेक्टेड नहीं हैं, लेकिन
in the face of such blatant violations उस पे वो कुछ तस्नीम साहबा, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी यही बात का जिक्र किया है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप भी कह रही हैं कि सस्टेन एफर्ट्स हमें करनी होंगी, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि हम कश्मीरी सेल बना रहे हैं, इसके अलावा एम्बेसी डेस्क होगी, तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा हमें कश्मीर कॉज को आगे बढ़ाने में। आप समझती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का भी फोरम दोबारा हमारे पास मौजूद है? क्या वहाँ पे भी जा सकते हैं दोबारा? क्या ये ऑप्शन भी मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर ने न्यूयॉर्क जाना है यूएन जनरल असेंबली के लिए। वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज़ाहिर है कि वो वहाँ पे उनकी तकरीर भी होगी जिसमें जो कश्मीर की सूरत हाल है उसकी बात की जाएगी। फिर वो उसकी साइड लाइंस पे एक बहुत अच्छा मौका है कि वो बहुत से वर्ल्ड लीडर्स से बातचीत भी करेंगे फ़र्स्ट हैंड। फ़ोन पे बहुत लोगों से भी उनकी रिसेंटली बात हुई है, 5 अगस्त की बात हुई है, लेकिन फ़ेस टू फेस मीटिंग्स होंगी और उनके सामने हक़ाइक़ जो लोगों को ऑलरेडी पता भी हैं वो दोबारा से रखे जाएंगे, और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि उस पर किया जाएगा। फिर ह्यूमन राइट्स का पूरा अपना एक मेकनिज़म है जिनीवा बेस्ड, बहुत से वहाँ पे मेकनिज़म्स हैं जिसमें कश्मीरी भी इंडिविजुअल्स भी जा सकते हैं और उनको जाना चाहिए, चाहे वो कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के अंदर हों या कश्मीरी डायस्पोरा हो, जो जिनकी फ़ैमिलीज़ वहाँ हैं, जिनके साथ अभी जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, जिनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उनको भी इन मेकनिज़म्स को अप्रोच करना चाहिए और इंडिया पे एक कांस्टेंट प्रेशर रखने की ज़रूरत है। अच्छा तस्नीम साहब, कल जो चाइनीज़ एम्बेसडर ने भी इस सेशन के बाद बात की तो उसमें उन्होंने कहा कि जो यकतरफा फैसला किया है इंडिया ने, इससे उनकी चाइना की भी सॉवरेनिटी वायलेट होती है, इससे जो खित्ते की सूरत हाल है वो बदल जाएगी, जिस पे कंसर्न शो किया है तमाम मेंबर्स ने। ह्यूमन राइट वायलेशन पे भी कंसर्न शो किया है, लेकिन स्पेसिफिकली आर्टिकल 370 की कोई बात नहीं कर रहा। हमने देखा ओआईसी ने भी ये कहा कि फौरी तौर पे कर्फ्यू ख़त्म किया जाए, जो लोगों के राइट्स हैं उनको दिए जाए, वहाँ पे भी आर्टिकल 370 का ये जिक्र नहीं था। इसकी क्या वजह है? एक जनरल बात तो कर रहे हैं कि इस मामले को हल होना चाहिए, इसमें आलमी बरादरी भी किरदार अदा करे, दोनों ममालिक बायलैटरली इशू करें, इस इशू को रिजॉल्व करें। 370 का जिक्र नहीं आ रहा, क्या वजह है इसकी? देखिए, जब यूएन चार्टर और सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की बात हो जाती है, जो कि आपने देखा कि रशियंस ने भी की है, चाइनीज़ ने भी की है, ओआईसी ने भी की है, तो फिर 370 हमारे लिए और कश्मीरियों के लिए भी एक लिहाज से इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि 370 जो है एसेंशली वो जो इंडिया का एक फॉल्स क्लेम है कि कश्मीर ने एक्सेशन की थी इंडिया के साथ, उसको वैलिडेट करता है। हमारे लिए जो कंसर्न की बात है वो ये है कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके और 35A ख़त्म करके भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की भी इस तरह वायलेशन की है कि वो उनका मकसद वहाँ पे मटीरियल चेंज लाना है, डेमोग्राफी चेंज करना है, वहाँ पे इंडिया से हिंदू पॉपुलेशन को वहाँ पे ले जाके आबाद करना है, और कश्मीर का जो पूरा एक नक्शा है वो उसको बदलने की एक कोशिश, एक सख्त ही भयानक किस्म की एक कोशिश है। तो जो रेसिज्म पे बेस्ड है, जो एक कॉलोनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पे बेस्ड है। तो जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की बात हो जाए, यूएन चार्टर की बात हो जाए, तो वो कश्मीरियों के जो फंडामेंटल राइट्स गसब हो चुके हैं, जो उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन डिनाई हो गया है, जो उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें फिर उसमें कवर हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम असलम साहब, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक, इसके बाद एक और अहम इशू पे बात करेंगे। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि मुज़ाकरात से मसले को हल किया जाए। जब आए थे, जब पहला उन्होंने खिताब किया था, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे अगर इंडिया 1 कदम आगे बढ़े। पुलवामा का वाक़या हुआ, जंगज़दा माहौल था, उस वक्त भी उन्होंने कोशिश की कि नरेंद्र मोदी को ये पैगाम दिए जाए कि बातचीत से मसले को हल करें। पूरी दुनिया ने उनके इस मौक़िफ़ को अप्रिशिएट किया था, लेकिन आज
इंडिया ने जो यकतरफा फैसला किया है, जो स्पेशल स्टेटस कश्मीर का वापस लिया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि इमरान खान भी मायूस हो गए। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। पिछले कुछ हफ्तों में मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि वजीर आजम इमरान खान की बीजेपी और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतल्लिक राय और मौकिफ में भी तब्दीली आ गई है। कुछ हफ्ते पहले तक यही इमरान खान थे जो समझते थे कि अगर नरेंद्र मोदी इंतखाबात जीत गए तो कश्मीर के मसले के लिए हल निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा, इसके इम्कानात बढ़ जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कौम से अपने पहले खिताब में भारत को यह पेशकश की थी कि अगर भारत एक कदम आगे बढ़ाएगा तो पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ेगा। पुलवामा हमले के बाद भी वजीर आजम ने भारतीय वजीर आजम को अमन का पैगाम देते हुए कहा कि 2 एटमी ताकतें किसी भी सूरत जंग की मुतामिल नहीं हो सकती। वो जंगज़दा माहौल में भी अमन और मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं, क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहाँ से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूँ, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूँगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। वजीर आजम इमरान खान भारतीय वजीर आजम को मुसलसल मुज़ाकरात की दावत देते रहे। इनकी इस कोशिश को दुनिया ने सराहा भी। जंगज़दा माहौल में अमन की बात और पेशकश को मुस्बत कदम के तौर पे देखा गया, मगर अब वजीर आजम इमरान खान नरेंद्र मोदी से मायूस हो चुके हैं। इमरान खान नरेंद्र मोदी को हिटलर से तशबीह दे रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के गैर आईनी इकदाम के बाद इमरान खान दुनिया को जंग के खतरात से आगाह कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे रहे हैं और दुनिया से नरेंद्र मोदी की नफरत की सियासत और आरएसएस की इंतहा पसंदी सोच का नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। 14 अगस्त को मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर असेंबली से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आरएसएस का जिन बोतल से निकल चुका है, ये अब यहाँ नहीं रुकेगा, ये आगे जाएगा, ये पाकिस्तान की तरफ आएगा। वजीर आजम इमरान खान ने बताया कि पाकिस्तान के पास इतलात है कि भारत ने आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेने का मंसूबा भी बनाया हुआ है। सामने एक बड़ी खौफनाक आइडियोलॉजी खड़ी है। इस आइडियोलॉजी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जिसके ये बचपन से मेंबर हैं नरेंद्र मोदी, आरएसएस की आइडियोलॉजी ने अपनी इंस्पिरेशन हिटलर की नाज़ी पार्टी से ली थी। ये उसको एडमायर करते थे। ये जो आरएसएस का जिन बोतल से निकल चुका है, ये वापस नहीं जाता, ये रुकेगा नहीं। ये सिर्फ कश्मीर तक नहीं रुकेगा काम। ये जो नजरिया आइडियोलॉजी नफरत से भरी हुई, ये पाकिस्तान की तरफ आएगी। हमें इंफॉर्मेशन है, हमारी 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेने का। नरेंद्र मोदी को यहाँ से आज पैगाम देता हूँ कि आप एक्शन लें, आपकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एक तरफ वजीर आजम इमरान खान मुसलसल दुनिया को भारत की इंतहा पसंदाना सोच से आगाह कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारियत में इजाफा कर रहा है। ISPR के मुताबिक अब तक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए हैं। जवाब में पाकिस्तान ने 5 भारतीय फौजियों को निशाना बनाया है। भारत के जंगी जुनून को देखते हुए वजीर आजम बीजेपी की सोच और नजरिए को हिटलर के नाजी पार्टी से मिला रहे हैं, मगर अहम बात यह है कि बीजेपी और आरएसएस का ये नजरिया हफ्तों या महीनों पुराना नहीं है, बल्कि कई दिहाइयों पुराना है। इसके बावजूद वजीर आजम इमरान खान भारत को मुज़ाकरात की पेशकश करते रहे, मगर अब वजीर आजम इमरान खान के मौक़िफ़ में वाज़ेह तब्दीली आ चुकी है। इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी से क्या ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट अमजद शोएब। अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अमजद साहब, क्या हाइंडसाइट में ये कहा जा सकता है कि इमरान खान की जो उम्मीदें थी नरेंद्र मोदी से, वो कुछ ज़्यादा ही थी? हमारी असेसमेंट उनके हवाले से ठीक नहीं थी, क्योंकि आरएसएस की और नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, उसकी आइडियोलॉजी हम सबको पहले से ही पता है। तो क्या क्यों ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी कि जब नरेंद्र मोदी आएंगे, अगर वो इलेक्शन जीत गए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, बातचीत करने में आसानी होगी? क्या हमारी असेसमेंट इस हवाले से गलत थी या ठीक थी? देखिए, जो शुरू में इमरान खान साहब ने कहा
वो मेरा ख्याल है एक असेसमेंट गलत थी, और वो गालिबन बुनियाद ये थी कि बाज़ हमसाया ममालिक ये कह रहे थे कि अगर मोदी साहब बड़े भारी मैंडेट से आते हैं हुकूमत में तो फिर वो एक बड़ा कदम उठाने के काबिल होंगे। सो एक तवज्जो रखी गई, लेकिन मेरा ख्याल है ये असेसमेंट हमारी गलत थी। मोदी आरएसएस की पैदावार है, वहीं उसकी ग्रूमिंग हुई है, और वो हकीकतन वायलेंस के अलावा वो कहीं और जा नहीं सकता, वायलेंस के अलावा कोई चीज़ सोच नहीं सकता। आप देखिए कि पिछले 5 साल जो उसके हुकूमत में थे उसमें LOC के ऊपर जितनी वायलेशंस हुई और जितना इंसानी जानों का नुकसान हुआ, ये उससे पहले पिछले अब जो 70 साल गुजरे या 65 साल गुजरे उनमें ये चीज़ ऐसे नहीं हुई थी। होती रहती हैं कभी वायलेशंस, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा। ये तो लगातार होती रही है 5 साल। तो ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। फिर आप देखिए कि हम बातचीत की बात करते हैं, क्रिकेट का मैच तक तो बहाल नहीं कर सके हम उसके साथ, इंडिया के साथ। सो ये तवक्को करना कि मोदी साहब जो हैं वो कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि ताल्लुकात बेहतर होंगे या कश्मीर का मसला हल होगा, तो वो मेरा ख्याल है कि हमारी खाम ख्याली थी। वो हमने कोई गलती थी हमारी असेसमेंट की जिसकी वजह से ये तवक्कुआत लगाई। इमरान खान तो बार बार कह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया है कि जो RSS की आइडियोलॉजी है, जब वो जिन बोतल से बाहर आ गया तो अब ये वापस नहीं जाएगा, और उनको खदशा है कि आज़ाद कश्मीर पर भी हमला हो सकता है। इसी खदशे का इजहार आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी किया है। DGI ISPR ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर ऐसा कोई भी कदम उठाया गया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से LOC पर जो जारियत है उसमें भी तेजी आई है, और कल उनके जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है उनका भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नो यूज पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन की, उसको अब तक तो हमने बरकरार रखा है, लेकिन आइंदा क्या पॉलिसी होगी उसका तयन हालात को देखते हुए किया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, पाकिस्तान को हमेशा से ये पता था कि भारत मक्कारी कर रहा है। ये हमेशा से दुनिया को एक नैरेटिव ऐसा जिससे धोखा दे, वो एक नैरेटिव दिखावे का बना के रखा होता है। इन पे एतमाद नहीं किया जा सकता था। चुनाचे पाकिस्तान ने ये एज्यूम किया हमेशा कि भारत पहल करेगा, लिहाजा उसके लिए तैयारी आपने रखी। ये हमेशा से एक इनका मुंह में बगल में छुरी मुंह में राम राम का जो कहावत है वो इन्हीं के बारे में है। ये हमेशा आपको एक डाइवर्शनरी किस्म के टैक्टिस से डील करते हैं, एक झूठ बोलते हैं, वो सामने फसाद रखा होता है। हमें ये पता था और आज तकरीबन बात खुल के वाज़ेह हो गई। पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार है, और पाकिस्तान अल्लाह के फजल से अगर आप देखें तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। आपकी कैपेबिलिटीज़ ऐसी हैं कि अगर दुश्मन पहल करे तो वो बच के नहीं जा सकता, उसको उसका खमियाजा, उसका नुकसान भुगतना होगा उस काम का जो वो करेगा। तो इसलिए ये मैसेज हमारी तरफ से बड़ा क्लियरली चले जाना चाहिए कि अगर भारत अपनी सोच में तब्दीली लाता है, जो कि हमें पता था, सोच तो किसी वक्त भी बदल सकती है आदमी की। दूसरी साइड पे हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि सोच रात को कुछ है, दिन को सुबह उठ के कुछ और हो सकती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि भारत में किसी इस किस्म का कुछ शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। अगर वो पहले इस्तेमाल करेंगे तो तब भी वो नताइज उनको भुगतना होंगे जो एक एटमी कुव्वत के सामने खड़े होने से होते हैं। शुक्रिया। अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज DGI ISPR ने यह वाजे किया है कि अगर किसी किस्म की भी जारियत हुई इंडिया की जानिब से तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद क्लीन कराची कैंपेन के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली अली जैदी साहब ने ये कैंपेन शुरू की थी, जिसको बड़ी पजीराई मिली, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने इसको सपोर्ट भी किया। कितनी इफेक्टिव रही है क्लीन कराची कैंपेन, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची में कचरा एक बड़ा मसला है। जैसे कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें कराची का कचरा उठाएगा कौन, कैसे उठाया जाता है, इस पे एक अरसे से बहस जारी है। और ये कहा जाता है कि 13-14 हज़ार टन योमिया जो है कचरा जमा होता है, जिसमें से 7-8 हज़ार टन कचरा उठाया जाता है, बाकी रह जाता है। इसको देखते हुए एक कैंपेन का आगाज़ किया, लेट्स क्लीन कराची। अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर हैं, उन्होंने इस कैंपेन का आगाज़ किया। 4 अगस्त को उन्होंने कहा कि हम पहले फेज़ में नाले साफ़ करेंगे, इसके बाद कराची का कचरा उठाएंगे। और इनिशियली तो उन्होंने कहा था कि जो 38 बड़े नाले हैं उसमें से 32 हम साफ़ करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम 6 बड़े नाले जो है वो साफ़ करेंगे। कल उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि 6 नाले हमने साफ़ कर दिए हैं, अब अगले फेज़ में हम कराची का कचरा उठाएंगे। लेकिन एक मसला ये आ रहा है, और सोशल मीडिया पे ये मसला बड़ा गर्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मसले को उठा रही है कि जो कचरा निकाला गया है नालों से और सड़कों से, जो उठाया जा रहा है,
उसको शहर के किसी और मकाम पर लाके फेंक दिया जाता है, उसको लैंडफिल साइट्स जो है वहां पर नहीं पहुंचाया जाता। तो इससे होता ये कि एक जगह से कचरा उठा लिया जाता है लेकिन शहर के किसी और जगह पे जाके फेंक दिया जाता है। इसी तरह की कुछ वीडियोस इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो वीडियो है जहां पे आप देख रहे हैं कि ट्रक जो है वो कचरा फेंक रहा है, ये भिटाइयाबाद का है, मतलब सड़क के बीच में कचरा फेंका जा रहा है और ये कचरा किसी और जगह से उठा के यहाँ लाया गया था। इसी तरीके से और भी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स मौजूद हैं। संगम क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे कचरा लाके फेंका गया। महबूदा पार्क है, वहाँ पे कचरा लाके फेंका गया। इस पर कल जब अली जैदी साहब से सवाल हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इनिशियल प्लान ही यही था और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने हमें ये जगहें बताई थी कि जब आप कचरा उठाएंगे तो इन मकामात पर आप कचरा फेंकेंगे और बाद में अगले फेज में आप यहाँ से कचरा उठा के लैंडफिल साइट्स पे जाके डाल दीजिएगा। क्या कहा था अली जैदी साहब ने, सुनिए। सबका शुक्रगुजार हूँ, 2-3 लोगों का नहीं हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर स्टोरी कर रहे हैं। वो उनको पता नहीं है कि वो जो GTS है, गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन, ये हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने खुद दिया आइडेंटिफाई करके कि जी आप कचरा जमा करके यहाँ डालें, यहाँ से उठा के फिर लैंडफिल में जाएगा। वो 2-3 ज़िलों में तो है ही नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ वो हमें बता रहे हैं वो हम वहाँ कचरा जमा कर रहे हैं। फिर वो वीडियो बना के देखें जी कचरा रोड पे नहीं है, ये मैदान है। और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ग्राउंड है जिसके ऊपर बड़ी जोर से आपको तकलीफ हो रही है, आप उस वक्त क्यों सो रहे थे जब दहशतगर्द तंजीम के वहाँ दफ्तर बन रहे थे? हुकूमत तो आपकी थी उस वक्त तो आपने कोई शोर नहीं किया। अब वो 2-3 दिन के लिए अगर वो आज रात को बाय द वे कचरा वहाँ से उठ भी रहा है और जा रहा है लैंडफिल साइट में। तो अली जैदी साहब कह रहे थे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने हमें कहा था कि इन मकामात पर जो GTS है वहां पर आपने कचरा फेंकना है, फिर उसके बाद अगले फेज में आप उसको वहां से उठा के लैंडफिल साइट्स पे लेके जाएंगे। अब हमने कल बात की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के AD संजरानी साहब, उनसे हमने पूछा कि क्या कोई ऐसा मुआहदा तय पाया था या कोई ऐसा वर्किंग प्लान था कि पहले GTS पर कचरा लेके जाएंगे और फिर वहां से उठाकर जो है लैंडफिल साइट्स पे लेके जाएगा। तो उन्होंने तरदीद की इस बात की, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है। मसला ही पहले दिन से ये था कि आप अगर कचरा कराची का उठाएंगे तो लैंडफिल साइट्स पे जाके ही रखेंगे, क्योंकि GTS की कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वहां से आप कचरा वहां पे जमा करें और वहां से फिर वो लेके जाएं। इससे मसला बिगड़ेगा, मसला हल नहीं होगा। लेकिन यहां तो ये भी देखा जा रहा है कि कुछ सड़कें हैं, पार्क्स हैं, ग्राउंड्स हैं जहां पर कचरा इस वक्त जमा करके फेंक दिया जाता है। हम चाहते थे अली जैदी साहब जिन्होंने खुद ये कैंपेन स्टार्ट की थी वो हमारे साथ मौजूद हो, हमें बताएं इस हवाले से। कल भी हमने उनको कोशिश की प्रोग्राम में लेने की, आज भी कोशिश की, वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के मेंबर नेशनल असेंबली मौजूद हैं आलमगीर खान साहब, जो कि पहले भी कराची के हवाले से बहुत सारे काम कर चुके हैं। फिक्सिट मुहिम का आगाज़ इन्होंने किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमें इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध हमें ज्वाइन करें, सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी अपने सोशल मीडिया पे ये वीडियोस और ये पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं कि कचरा जमा करके कराची के दूसरे इलाकों में फेंका जा रहा है। आलमगीर साहब, इससे फ़ायदा क्या होगा? एक नाले से कचरा निकाले, किसी और जगह से इलाके से कचरा उठाए, लेकिन उसको अगर किसी और सड़क या ग्राउंड पर फेंक दे तो गंदगी वहीं रहेगी ना कराची में, इससे मसला तो हल नहीं होगा। देखें एक चीज़ ये कि ये टेम्परेरीली वहाँ पे रखा जा रहा है, फिर वहाँ से आगे ऑब्वियसली इन्होंने लेकर जाना है, वरना सफाई का फ़ायदा क्या? अगर तो वहाँ परमानेंटली वहीं छोड़ा जा रहा है और उसको देखा नहीं जा रहा तो फिर एक इशू है। लेकिन जब यहाँ पे इशू ये आ रहा है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से हम शिकवा करते हैं हमेशा, इस कैंपेन से हट के मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होती इनकी जानिब से, जो कि मसले का हल ही ये है कि डोर टू डोर कलेक्शन की जाए। दूसरा, इनकी प्रॉपर कचरा कुंडियाँ नहीं बनी हुई, ओपन सड़कों पर खुद से कचरा कुंडी डिक्लेयर की हुई है, कोई चार दीवारी नहीं, ओपन स्काई, बिल्कुल खुले मैदानों में इन्होंने खुद से कचरा कुंडियाँ बना दी। और फिर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा हल्का है, वहाँ GTS है ही नहीं, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है ही नहीं, जो कि एक सेंटर पॉइंट हो, तमाम छोटी कचरा कुंडियों से वहाँ कचरा है और फिर लैंडफिल पे जाए। तो ये छोटी कचरा कुंडियों से डायरेक्ट लैंडफिल पर ले जाया जाता है। तो ये एक इशू था। मैं फिर से कहूँ, देखें इस कैंपेन में मैं एक चीज़ बात, आप ये काम आप खुद करते आए हैं एक अरसे से और आपको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो फ़ायदा क्या होगा अगर आप एक ग्राउंड से, एक जगह से उठा के आप गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन तक ला के रखते हैं, वहां पे 4 दिन रहेगा, उसके बाद आगे जाएगा, तो बेहतर ये स्ट्रेटेजी नहीं होती कि एक साथ ही लैंडफिल साइट पे ले जाते हैं उसको? मैं चूंकि ज़ाती तौर पे इस प्लानिंग के फेज़ में, इस अमल में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ वाज़ेह करूँ, इस कैंपेन की खूबसूरती ये, एक तो ये चीज़ समझ लें, ये कैंपेन, कोई भी कैंपेन, चाहे वो हफ्ता सफाई हो, चाहे महीना सफाई हो, चाहे 3 महीना हो, ये कोई हल नहीं है।
ये जस्ट एक सिंबॉलिक एफर्ट है। लेकिन इस कैंपेन की खूबसूरती ये है कि इसमें आपकी बल्दियाती सेटअप, आपका सूबाई सेटअप और वफाकी सेटअप तीनों की जॉइंट एफर्ट है। जो नासिर शाह साहब हैं बल्दियात के मिनिस्टर, वो साथ में इंगेज्ड हैं अली जैदी साहब। लेकिन अगर आप ये कहते हैं सिंबॉलिक है तो हम ये समझे कि ये आप करके बता देंगे और लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद कचरा वापस कराची की इलाकों में, नालों में हमें नजर आएगा। ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि कोई ये मुस्तकिल अमल है, जब तक कोई सस्टेनेबल अप्रोच नहीं होगी। सफाई रेगुलर डेली बेसिस का अमल है, ये एक हफ्ते से या 90 दिन से मसला हल नहीं होगा। कि लोग पैसा भी आके दें, जरूरत होगी पैसे की, तो एक सिंबॉलिक काम के लिए और चंद दिन के लिए अगर आप कहते हैं कि कुछ कराची का साफ हो जाएगा, तो उससे लोगों के लिए पैसा लेने हमारे जो मेयर, वो तो समझते हैं कि कराची साफ नहीं, इसका बैकग्राउंड ये, मेयर कराची ने खत लिखा था हमारे वजीर को, अली जैदी साहब को, कि बारिशों में जो सूरत हाल रही बड़े नालों की, कि आप मदद करें हमारी। आपके पास चूंकि केपीटी और ये बहरी अमूर के इदारे हैं, तो आप वसाइल की मद में और दूसरी चीज़ों में मदद करें। उसके बाद अली जैदी साहब आए और सीएम सिंध से रब्ता किया इन्होंने, और उसके बाद नासिर शाह साहब की जानिब से भी रब्ता किया गया अली जैदी साहब को। तो ये एक जॉइंट एफर्ट है। अगर इस जो 3 महीने की सफाई मुहिम है, या उससे ज़्यादा भी जा सकती है, अगर इसमें फेलियर होता है तो जॉइंट फेलियर है, अगर सक्सेस होती है तो जॉइंट सक्सेस है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि सिंध हुकूमत किस हद तक आपसे ताउन करी है, क्योंकि सईद गनी साहब, जैसे मैंने कहा कि आपने अपने सोशल मीडिया पर इस चीज़ को वाजे किया है कि एक जगह से कचरा उठा के दूसरी जगह पर फेंक दिया जाता है। क्रिकेट ग्राउंड है, कहीं पार्क है, कहीं सड़कों पे, और कहीं पे जीटीएस में फेंका जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से कोई ऐसा मुआहिदा नहीं था, जबकि अली जैदी साहब कह रहे हैं कि हमें बताया गया था कि आपने यहाँ फेंकना है पहले फेज़ में। शरद, मैं उस वक्त लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था, और अभी ये कैंपेन शुरू नहीं हुई थी, शायद एक दिन पहले हामिद मीर साहब ने यहीं पर जियो के कराची स्टूडियो में एक ट्रांसमिशन की थी, और वहाँ मुझे याद नहीं आ रहा कि ड्यूरिंग दी ब्रेक हुआ था या ऑन एयर कहा था उन्होंने। अली जैदी साहब ने मुझसे एक मजाक वाले अंदाज में, होता है कि भाई हमें लैंडफिल साइड पे तो कचरा फेंकने की इजाज़त देंगे ना आप? तो मैंने कहा जी, मैं एमडी को पहले ही कह चुका हूँ कि लैंडफिल साइड पे ये कचरा लाएंगे, बिल्कुल उनको इजाज़त, जितना आप कचरा निकालेंगे नालों से बिल्कुल ले जाएं, कहीं ना कहीं तो ले जाना आपने, तो आप लैंडफिल साइड पर लेकर जाएँ। तो उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया, बस आपकी मेहरबानी। ये बात तय थी, मेरे सामने बात हुई, मेरे से बात हुई। अब अगर ये कहते हैं जी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कहा था, तो नहीं कहा था, ये मैं आपको कहता हूँ। अगर कहा होता तो हमें क्या ज़रूरत थी ये सारी चीज़ें उछालने की, और उसके बाद भी बात होती रही है। नासिर शाह साहब जो राब्ते में हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये ना करें। चीफ मिनिस्टर साहब से जो बात हुई हमारी, उन्होंने भी कहा है कि ये ना करने दें इनको। आप देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आप नालों से निकालेंगे कचरा, अब मुझे नहीं पता वो 1000 टन निकलता है, 10,000 टन निकलता है, 1 लाख टन निकलता है, कितना कचरा होगा तो बहुत सारा, वो निकाल के जब आप शहर के मुख्तलिफ जगहों पर डालेंगे, ये उठाना बहुत मुश्किल काम है। जीटीएस होता किस लिए? जीटीएस इसलिए है कि आप जब इलाकों से कचरा कलेक्ट करते हैं तो एक जगह पे लेकर आते हैं, वो बड़े डंपर्स वहाँ से उठाते लेके चले जाते हैं। जो रोज़ाना की कलेक्शन होती है गार्बेज की, उसको 100% लैंडफिल साइट पे रोज़ाना पहुँचाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, वो हम नहीं पहुँचा सकते हैं। 1-2 हज़ार टन रोज़ाना रह जाता है। अब अगर आप उसमें एडिशनली 8-10 हज़ार टन वहाँ पे रोज़ाना फेंकेंगे जीटीएस पे, हम तो नहीं उठा सकते वो। लेकिन वो कह रहे हैं आर्जी तौर पे हम फेंक रहे हैं, यहाँ से उठा के फिर हम लैंडफिल साइट पे लेके जाएंगे। मैं आपको करूँ, एक तो आपके जितने जीटीएस हैं वो सारे शहर के बीच में हैं, उनके इर्द गिर्द रहने वाली जो आबादियाँ वो उनसे बेजार हैं, बेचारे तंग हैं, लिटरली तंग है। मैं समझता हूँ कि सही तंग है वो। हम कोशिश करते हैं कि जितना कचरा आए रोज़ाना वहाँ से उठ जाए। अब तो नहीं उठ सकता जो ये फेंक रहे हैं। दूसरा ये कि चले छोड़ दें जीटीएस को भी। सड़क का भी आपको मैंने वीडियो भेजी है ना, रोड मेन रोड के बीच में फेंक रहे हैं। आपको पार्क्स की वीडियो हैं, आपके पास ग्राउंड्स की वीडियोज़ हैं, और इसके अलावा बेशुमार जगह हैं। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में चले, वहाँ उन्होंने फेंका है। इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, बीच में खाली जगह है, वहाँ जाकर डंप कर दिया उन्होंने। ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं जिस तरह ये कर रहे हैं। ये देखिए एक जो सिस्टम आप लोगों ने भी ये बनाया है कि इलाके से कचरा उठा के पहले जीटीएस पे जाता है, जीटीएस से फिर एलएफएस पे जाता है, ठीक है? तो ये भी अगर कचरा उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम भी कहीं ना कहीं पहले उसको एक रखेंगे एक जगह पे और फिर वहां से लेके जाएंगे लैंडफिल साइट पे। पहले प्लान करते हैं ना, देखें इतना बड़ा आपने प्लान बनाया कि 15 दिन में हम करेंगे, फिर आपने कहा 3 महीने में करेंगे। अब कल इन्होंने कहा कि जी वो टारगेट ओरिएंटेड है, ये टाइम की तो कोई बात ही नहीं, चले अब 6 महीने में करें। लेकिन ये एक बुनियादी चीज़ है, अगर आप नाले साफ़ करने जा रहे हैं तो आपको पहले ये तय करना चाहिए था कि इस कचरे को आप लेकर कहाँ जाएंगे। जब मुझसे आप एक दिन पहले पूछते हैं कि लैंडफिल साइट पे हम लेके जाएं, मैं इजाज़त है, तो हमने कहा जी बिल्कुल, मैं पहले कह चुका हूँ कि ले जाएं वहाँ पर। आप ज़ाहिर है और कहाँ ले जाएंगे आप? तो आपके ख्याल में अगर 2 रोज़ बाद उन इलाकों से कचरा उठा लिया जाता है, जिन पार्क या ग्राउंड में फेंका हुआ है कचरा, तो मसला हल नहीं होगा? बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन काम है जो मैं आपको कह रहा हूँ। ये नालों से निकाल के एक जगह डंप करें, दोबारा उठाएं, कर ही नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। हम जो करते हैं उसकी प्रॉब्लम यह है कि देखें जो बड़े डंपर्स होते हैं जो लैंडफिल साइट पे जाते हैं, वो छोटे इलाकों में नहीं जा सकते हैं।
वहाँ गलियों से मोहल्लों से कचरा छोटी गाड़ियाँ उठाती हैं, फिर वो लैंडफिल साइड पे चला जाता है, GTS पे जाता है, फिर वहाँ से लैंडफिल चला जाता है। ये तो नालों से निकाल रहे हैं, डंपर्स में निकाल रहे हैं। जब डंपर आपने एक दफ़ा नालों से भर लिया है तो उसको उस पर लैंडफिल साइड पे लेके जाओ ना, उसको आप क्यों लेके जा रहे हैं वहाँ पर? ट्रैक्टर की बात समझ आती है मुझे। ये GTS जिस पे आप कह रहे हैं कि इतनी कैपेसिटी नहीं है, अब ये कचरा तो कराची का ही है ना, तो कैपेसिटी तो होनी चाहिए थी GTS में कि वहां से रोजाना की बुनियाद पे ये कचरा उठाया जाए। अगर आप लोग भी ये कचरा उठाते, लेट्स सपोज अली ज़ैदी नहीं उठा रहे, ये नाला कल आप साफ कर रहे होते, डायरेक्टली जाता। देखिए जहाँ से डंपर भरा जाएगा ना, जो बड़ा ट्रक जो ये दिखा रहे हैं वीडियो में, वो डायरेक्टली जाता है, वो कहीं अनलोड नहीं होता। तो छोटे ट्रक होते हैं, छोटे पे कचरा भर के GTS गाड़ियाँ होती हैं, देखिए वो है गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है, बेसिकली ट्रांसफर स्टेशन है कि वहाँ पर लाएंगे और वहाँ से लेके वो चले जाएंगे। अब जहाँ अब ये जितने मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, इसमें मोस्टली आपको डंपर्स नजर आते हैं बड़े बड़े। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं जो आलमगीर साहब भी कर रहे हैं कि ये एक सिंबॉलिक एफर्ट है, ये एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा ताकि कचरा साफ रहे। इससे तो कचरा साफ हो जाएगा वक्ती तौर पे शायद कुछ जगह पे, लेकिन ये मुस्तकिल हो, उसके लिए एक प्रोसेस और मैकेनिज्म बनाना जरूरी है, जो कि यकीनन सिंध हुकूमत की इसमें जिम्मेदारी थी और ये आप लोगों ने पूरी नहीं की है। नहीं, हमारी नहीं थी। देखिए नालों जो 38 बड़े हैं जिनको ये इनिशियली साफ कर रहे हैं, वो KMC की जिम्मेदारी है, उसी को वो मेंटेन करते हैं, वो इनको साफ करते हैं। जब उनके पास पैसे नहीं थे तो हमने उनको पैसे दिए, हमने नहीं कहा कि हम खुद साफ कर रहे हैं, हमने उनको पैसे दिए कि आप नाले साफ कर लें। उसके बाद जब ये बारिशों से पहले हमारी मीटिंग्स हुई, तभी हमने इनसे पूछा कि भाई आपने कितने नाले साफ़ कर लिए, कितने नहीं कर लिए। रिपोर्ट भी इन्होंने हमें दी, मेयर साहब ने बताया कि ये साफ़ हो गए हैं, यहाँ काम हो रहा है, बहुत अच्छा कर लिया, ये उन्होंने बताया, हमें नहीं पता था। तो हमारा काम नहीं था ये जब इन्होंने शुरू भी किया तो हमने इनको अप्रिशिएट किया कि अच्छी बात है, चले आप किसी भी वजह से किसी भी तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं और काम हो रहा है। और इसके बाद आप लोगों ने भी अपनी ब्लू जैकेट कैंपेन शुरू की है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था उनकी तरफ से। तो एक आप लोगों को भी ख्याल आया कि अब ये किया जाए? ख्याल नहीं आया, हमारा पहले से था। वो आपको रिपोर्ट हुआ है, अखबार उठा के देख लें, जुलाई के पहले हफ्ते में जब थोड़ा सा शोर मुराद अली शाह साहब ने ऑर्डर दिया था, बिल्कुल एक मीटिंग मैंने की थी, फिर CM साहब ने की। सेंट्रल में और कोरंगी में कचरा DMCs खुद उठाती हैं, मीडिया वहाँ से जाके वो रिकॉर्ड करता है, वो TV पे चलता है, वो हमारे लिए मुसीबत बन जाती थी। तो हमने एक अरेंजमेंट किया कि इन DMCs को भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को हमने कहा, हालांकि अभी तक कोई वो उनके सिस्टम के अंदर है नहीं, लेकिन उनसे हमने कहा कि आप यहाँ से भी कचरा उठाइए। और उसके बाद वहाँ से कचरा उठा। ये असगर अली शाह ग्राउंड की जो बात कर रहे हैं, या इतना ज़्यादा कचरा था जो सिंध गवर्नमेंट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के थ्रू उठवाया, सारा उसको साफ़ करवाया। जो वहाँ के DMC के चेयरमैन हैं, उन्होंने भरी मीटिंग में शुक्रिया अदा किया, मेरा भी और सिंध गवर्नमेंट का भी, कि आप लोगों की ताउन की वजह से हमारा डिस्ट्रिक्ट जो साफ होता जा रहा है। सही। अब वो कैंपेन वैसे रुक गई थी, फिर दोबारा अनाउंस किया उन्होंने जुलाई के महीने में, किया दोबारा शुरू करें जुलाई के, और फिर अब ब्लू जैकेट कैंपेन है। नहीं, वो हुआ क्या है, हमने तो कचरा उठाया, उसके साथ साथ हमने अवेयरनेस देने की बात की थी। ब्लू जैकेट जो है वो कचरा उठाने की कैंपेन नहीं, अवेयरनेस कैंपेन है, वो हमने बहुत जरूरी है। वो हमने DMC साउथ को मॉडल बनाया था और उस पूरे को लीड कर रहे हैं जो हमारे DC हैं साउथ के, वो उसको लीड कर रहे हैं। सही। तो एक हमने प्लान किया, उस प्लान को वो लॉन्च अभी जाके किया। इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, चाहे आप हो, लोकल गवर्नमेंट हो, मेयर साहब हो, या अब इनकी सीटें हैं, वफाक की मदद लेके कोई एक प्रॉपर मैकेनिज्म तो हो ना। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया था, ये भी आपको याद होगा 4-5 साल पहले कराची में कचरे का बहुत बड़ा इशू था, और बड़ी बड़ी जो आपकी मेन शाराएँ हैं उनके बीच में भी कचरे के बाहर लगे होते थे। उसके बाद हमें ये बनाना पड़ा, ये पहले DMCs की उनका काम था, वो करते थे, लेकिन नहीं हो रहा था उनसे काम, तो उनको सपोर्ट देने के लिए बनाया गया। अब उसके अंदर जब ये सारा इंटरनेशनल टेंडर होता है, एक बड़ा प्रोसेस होता है, वो खैर 4-3 साल पहले हुआ था, उसमें चाइनीज़ कंपनीज आ गई। कंपनीज जब आई तो उनके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, ये जो अभी बात कर रहे थे, डोर टू डोर उनको कलेक्शन करनी है, इलेक्शन करनी है, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, रोड पे झाड़ू भी लगाना है, कचरा भी उठाना है, बहुत सारे काम करने हैं, मुख्तलिफ उसके पार्ट्स हैं। कोई भी कंपनी अभी तक एज पर कॉन्ट्रैक्ट सारी चीज़ें नहीं कर रही है। सही। अच्छा, इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का एक हुकूमत की कारकर्दगी उनके आउटपुट से देखी जाती है। आउटपुट सड़कों पे इस वक्त नहीं नजर आ रहा है। शायद कुछ इलाके हुए आपको लगता है कि शारा फैसल पे कचरा होता था, साफ हुआ, लेकिन बाय एंड लार्ज कराची को आप देखें तो आपको गंदगी और कचरा नजर आता है। अगर आप कंपेयर करेंगे ना इसको 4-5 साल पहले जो सूरत हाल कराची की थी, उससे बेहतर है। लेकिन मैं एग्री करता हूँ आपसे कि सेंट्रल में चीज़ें ठीक नहीं हुई इतनी, कोरंगी में चीज़ें ठीक इतनी नहीं, और वेस्ट में प्रॉब्लम्स हैं। जी आलमगीर साहब, देखिए एक चीज़, एक तो मुझे खुशी हुई कि इन्होंने एतराफ़ किया कि एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट वो काम नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ ये कि नाले की सफाई करना KMC का काम है, लेकिन नाले पे कचरा आ क्यों रहा है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में? 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पे किया जा रहा है 26-28 या समथिंग डॉलर ईच टन इनको चार्ज किया जा रहा है, तो ये कचरा क्यों आता है ना, ये नौबत क्यों आती कि नालों पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स पे लोग कचरा फेंक रहे हैं? इनकी जिम्मेदारी है कि कचरा उठाकर लैंडफिल तक पहुंचाएं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की DMC जो कर रही है, DMC डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और कोरंगी टोटल फेलियर है, कोई कचरा नहीं उठ रहा वहाँ।
लेकिन मैं सवाल इनसे इसलिए कर रहा हूं कि बड़ी उम्मीदों के साथ चाइनीज़ कंपनी और सॉलिड वेस्ट से बड़ी उम्मीदें लगाई थी हमने कि शायद इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मसला हल हो गया हो। दूसरी चीज़ ये कि जब तक डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होगी ये मसला हल हो ही नहीं सकता। मैं वजह बताता हूँ। मेरे आपके घर पे स्कैवेंजर आते हैं, जो बच्चे हैं कचरा उठाने आते हैं गधा गाड़ी वगैरह पे, वो मेरे आपके घर से कचरा उठाते हैं, अपनी मर्जी की जगह गली के चौराहे कोने चौरंगी पर सड़क पर वो कचरा सारा उलट देते हैं, उसमें से गत्ता प्लास्टिक मेटल ये तीनों चीज़ें चुनते हैं और फिर प्राइवेट फैक्ट्रीज में रीसाइकलिंग के लिए वो बेचते हैं जाके। ये पूरा एक कारोबार है उनका। जब तक आप इसको काउंटर नहीं करेंगे ये कचरा सड़कों पे आता रहेगा। डोर टू डोर के लिए इन्होंने एक कदम एक स्टेप नहीं उठाया अभी तक। और सारी कचरा कुंडियाँ जो सॉलिड वेस्ट की है वो या ग्राउंड्स में बनाई हुई हैं या जो है गली के चौराहों पर बनाई है या सरकारी स्कूलों के बाहर बनाई हुई हैं। और जब हम उनसे कहते हैं कि इसको ख़त्म करें वो कहते हैं कि फिर आप हमें जगह दें। अब ये मेरा काम तो नहीं ना कि मैं जगह दूं उनको, अब वो खुद जगह निकालें, कोई एक सेंटर पॉइंट निकालें। लोग तकलीफ़ में इस वक्त, जो कचरा ये लोग कमर्शियल लेन से या मेन सड़कों से उठा भी रहे हैं वो भी किसी रेजिडेंशियल एरिया के किसी ग्राउंड में डंप करते हैं, वहाँ के इलाका मकीन तकलीफ़ में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत मायूस कुन है, बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अब बहुत उम्मीदें थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, डीएमसी से तो पहले ही उम्मीद हार चुके थे ना हम उनसे, इसलिए कोई शिकवा तो उनसे तो शिकवा करने का ही फायदा नहीं। लेकिन ये तो प्राइवेट कंपनी थी, इसको पैसे दिए जा रहे थे। देखिए, एक तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है उन्होंने जिन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनकी पेमेंट होती है जब वो लैंडफिल साइट पे उनका डंपर पहुंचता है, वहाँ उसका वज़न होता है, उसके बाद उनको पेमेंट की जाती है। और ये कोई 24-25 नहीं है, $17 का है, लेकिन उसमें भी हम डिडक्शन करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, तो ये तकरीबन कोई $15 के करीब उनको जाके मिलता होगा। अगर चाइनीज़ कंपनी का कोई ट्रक जो है वो कहीं से कचरा उठाए और जाके नाले में फेंक दे तो उनका नुकसान हो रहा है, पैसा तो उनको मिले, पैसे नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते, लोग फेंकते हैं लोग तो नहीं, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई चाइनीज़ जो कंपनी आपके काम कर रही है वो तो फेंक ही नहीं सकती कहीं और, वो तो लेकर जाते हैं वहाँ पर लैंड साइड पर ताकि उनका वजन हो जाए, उनको पैसे पूरे मिल जाए। अब नालों में जाता कहें, देखें यहाँ पर कैंटोनमेंट्स भी हैं, यहाँ पर डिफरेंट एजेंसीज़ भी हैं, और 12 बजे रोज़ाना एक रिपोर्ट निकलती है लैंडफिल साइट से दोनों से, उसमें सबका मेंशन किया होता है कि कहाँ से कितना कचरा आया है। कुछ कैंटोनमेंट्स हैं जो भेजते हैं कचरा, कुछ हैं जो थोड़ा भिजवाते हैं और कुछ हैं जो बिल्कुल नहीं भिजवाते। अब जिन एजेंसीज़ का कचरा वह नहीं जा रहा, इसका मतलब है कहीं तो जा रहा है ना, वो शायद नालों में जा रहा हो। 2 जो डीएमसीज़ हैं जो खुद कचरा उठा रही हैं उनको इसमें फ़ायदा है कि वो लैंडफिल साइट पे ना जाएं, वो कहीं और फेंक दें कचरा, वो फेंक सकते हैं इसलिए कि उनके ड्राइवर को वहाँ पे वजन करके पैसे नहीं मिल रहे, वो तो कहीं भी जाके कर, वो कहीं भी फेंक सकते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के थ्रू जो कचरा जाता है वो तो जा ही नहीं सकता नालों में, उनको नुकसान होगा कंपनी को। तो कोई बेवकूफ़ लोग ऐसे नहीं है कि इतना बड़ा काम भी कर रहे हैं और वो, तो अगर ये डीएमसीज़ 2 वहाँ पे फेंक रही हैं तो ये भी किसी नहीं, मैं कह रहा हूँ शायद देखें अगर जो जा रहा है तो वो ये 4 चाइनीज़ कंपनीज़ का नहीं हो सकता, वो कोई और होंगे। बाकी कचरा बिल्कुल उठना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बेहतरी हो रही है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में निस्बतन हालात बेहतर हैं, 3 में इश्यूज़ हैं, उसको हम कर रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश फिर ये आपके शो से कि खुदा के लिए अगर ये नालों की सफाई का एक काम उन्होंने अपने सर पे उठाया है तो ये कचरा लैंडफिल साइट्स वरना इस काम को बंद कर दें। अच्छा, एक चीज़ मुख्तसर बिल्कुल लास्ट कमेंट, जो टेम्परेरीली जगह पर कचरा रखा गया है वो उठेगा। सईद गनी साहब, ये भी देख लेते हैं, लेकिन जहाँ पे रखा गया वो आप अगर मदद कर सकते हैं तो आ जाए, मदद करें, तनकीद के बजाय आप मदद करें, ये उठेगा, आप फिक्र ना करें, उठाएंगे पहुंचाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड दोनों का ये मौकिफ है कि पहले दिन से ये झगड़ा था कि आप तय हुआ था कि हम लेके जाएंगे। अच्छा, वो कह रहे थे लेके जाएंगे, फिक्र ना करें, पहुंचेगा, देख लेंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी हम शहरियों की भी बनती है, जाहिर सी बात है, हुकूमत हो या मेयर कराची हो, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है कि कराची का कचरा साफ करना है। लेकिन कराची में जो कचरा फेंका जाता है ये शहरियों की तरफ से फेंका जाता है, इसकी जिम्मेदारी हर शहरी को लेनी होगी, वरना ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इस पर फीडबैक दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।